हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मानव क्लासेस। आई थिंक आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे हो गए। तो आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो इसका पार्ट 2 आज लेके आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया था। पहला और दूसरा मतलब असर्टिव और इंट्रोगेटिव मैंने करा दिया था। जैसे इसमें ऑलरेडी मैं बता रखा है क्या सेंटेंस पूरे हो गए थे, पाँचों से पहला और सेकंड मैंने करा दिया था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन द्वारा ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियो आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, ताकि आप लोग स्टडी कर सकोगे, जो भी आपको डाउट होगा आप लोग पूछ सकोगे। तो सेम अब आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। वो आपका जो डिसकंटिन्यू रह गया था कल, उसे आज मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आपका तीसरा जो सेंटेंस होता है हमारा, वो कौन सा हमारा? इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊँगा। इम्परेटिव सेंटेंस गांव के लैंग्वेज में जो हिंदी मीडियम लोग होते हैं, तो हम उनसे क्या बोलते हैं कि एक काम कर दे, वहाँ चला जा, इसे मत मारो, उसे मत मारो, वो बोलते हैं। अब जब बच्चा इंग्लिश मीडियम में होता है तो ऑलरेडी उनको स्कूल सिखाया जाता है कि आप किसी को जब आड़े मतलब आदेश दोगे तो ऑर्डर बोला जाता है, तो ऑर्डर आता है, एडवाइस आता है या रिक्वेस्ट आता है, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। बट हम जाते हैं पहले डेफिनेशन पर। अगर आपसे कोई पूछता है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो यू कैन से वे वाक्य जिनसे आदेश, सलाह एवं प्रार्थना या निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आदि का भाव का मीन्स क्या है? जैसे आदेश मतलब जो किसी वाक्य से ऑर्डर आता है, जब कोई वाक्य उससे ऑर्डर आता है वो हमारा क्या कहेगा? आदेश आएगा। जब एडवाइस आ रहा है हमारा तो वो क्या होता है? सलाह। जब प्रे आती है तो हमारी वो क्या होती है? प्रार्थना। एंड रिक्वेस्ट मतलब निवेदन। ये सारे वाक्य किस में आते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है। ये हमारा एक स्पेशल मतलब यू कैन से इसका अपना खुद का अलग से एक क्वालिटी है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा हमेशा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होगा। मोस्टली आप जैसे एक हमारा मान लो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इंट्रोगेटिव मान लो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन सब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट आता है, यू कैन से। बट जो सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव होता है, वो भी सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। लेकिन जो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है, ना कि किसी सब्जेक्ट से। ओके, ये तो आपने सीख लिया कि मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? जैसे आपने नॉर्मली आपने देखा होगा, गो, खाना पीना, सोना, दौड़ना। अब ये तो पता है कि नॉर्मली आप लोगों को पता है कि मैन वर्ब होती क्या है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों को जैसे आपने हिंदी मीडियम के बच्चों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों के अंत में ना नी ने आते हैं वो हमारे मैन वर्ब होते हैं, वो आप लोगों ने गलत पढ़ा है, बिल्कुल सही नहीं पढ़ा। तो आज आप लोग एक छोटा सा बेसिक बता रहा हूँ, पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर आपसे पूछता है कि मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब उसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट नॉर्मल लैंग्वेज बता रहा हूँ, कि जब किसी मुख्य क्रिया में ना नहीं नहीं आता है। मुख्य क्रिया मतलब जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, कोई कार्य हो रहा हो, एक्शन होता है, मतलब कोई कार्य होता है, वो हमारी मैन वर्ब होती है। जैसे खाना, खाना ना आ रहा है, पीना ना आ रहा है, सोना ना आ रहा है, जाना ना आ रहा है, मतलब इन चारों जो वर्ड मैंने बोले उनमें क्या है कि एक्शन हो रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो एक्शन करता है, जो क्रिया एक्शन करती है वो हमारी मेन वर्ब होती है, जिसका हिंदी में ना नी ने पर होता है। जो हिंदी में ना नी ने पे आ रहा है वो हमेशा मेन वर्ब में आना चाहिए। मोस्ट लोगों को डाउट रहता है, जैसे मैं बोला ना 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 नी, ना नानी क्या हमारे मेन वर्ब थोड़ी ना है, वो भी एक रिश्तेदार है। तो आपको वर्ड पे फोकस करना है कि हम नानी चाहते हैं कि नाना चाहते हैं कि जाना चाहते हैं। जाना, जा रहे हैं मतलब एक्शन हो रहा है। जब वो मैन वर्ब में नान ही नहीं आता वही हमारी मैन वर्ब होती है। इससे पहले एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में क्या अंतर होता है, तो ध्यान रखना मुख्य क्रिया किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछता है कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब किसे कहते हैं। मैन वर्ब
किसी भी वाक्य का मुख्य भाग होता है। मेन वर्ब किसी भी वाक्य का मुख्य, सॉरी आई करेक्ट, जैसे पहले परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी तो एक बार देखना। मेन वर्ब मतलब मैंने आपसे पूछा था कि मुख्य क्रिया क्या होती है। मेन वर्ब किसी भी वाक्य का मुख्य भाग होता है। मेन वर्ब किसी भी वाक्य का मुख्य भाग होता है जिसके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है। वाक्य रचना मतलब वाक्य को बनाना इतना आसान नहीं होता कि हम लोग विदाउट मेन वर्ब के वाक्य बना दें। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं लिख दिया भाई राम, अब मैं आप लोगों से बोलूं इस राम के बाद आपको एक ऐसा वर्ड बनाओ जो कंप्लीट हो जाए। आप बोलते हो राम कम्स, राम कम्स, राम आता है। तो आप ये बताओ मेरे को, अगर मैंने कम्स हटा दूं, क्या राम से हमारा पूरा वर्ड बन जाएगा? नहीं बनेगा। अगर मैं राम के अलावा कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप किसी भी सब्जेक्ट को जब सेंटेंस बनाओगे तो उसमें आपको मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने बोला सी लाफ्स, वो हंसती है, वह रोती है, वह खाती है, वह जाता है, वह खाता पीता सोना। अब ये क्या है, जब आप कोई भी वाक्य बना रहे हैं उसमें क्या आ रहा है कि मेन वर्ब आ रहा है, तो इट मीन्स जो हमारी मेन वर्ब होती है वो किसी भी वाक्य का मुख्य भाग होती है जिसके बिना आप लोग वाक्य कभी नहीं बना सकते। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मेन वर्ब है उसके बिना वाक्य नहीं बनता है। ओके। अगर आपसे कोई पूछता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब किसी भी वाक्य का, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, अगर देखिए हेल्पिंग वर्ब वाक्य बनाने में, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है और वाक्य पहचानने में हमारी सहायता करती है। अब वाक्य पहचानने में कैसे, आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। वाक्य कैसे पहचान करोगे ये वाक्य कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब जैसे हम सिंपल लेते हैं, एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ये लिखा है ही इज नॉट राइडिंग बाइक। मैंने आपसे क्या बोला है कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य बनाने में, ये वाक्य बन रहा है ना, वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है और वाक्य पहचानने में हमारी सहायता करती है। आप बताओ ये इज है तो आपको कैसे पता कि कौन सा टेंस है? ही इज नॉट राइडिंग बाइक। अब आपने इज से पहचाना टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर यहाँ पे इज नहीं होता तो क्या आप पहचान कर पाते टेंस कौन सा है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य पहचानने में एक तो हमारी सहायता करती है, दूसरा वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया सहायता करती है। कैसे? जब इज लगा है तभी तो वर्ब में आईएनजी लगा है, क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यूस फॉर्म आईएनजी आता है। अगर इज नहीं होता आईएनजी आ जाता है? नहीं आता ना। इसलिए आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो इम्परेटिव है वो आपने पढ़ लिया, बट एग्जैक्ट इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आपने देख लिया। यह हमेशा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं। ओपन द बुक, गो देयर, प्लीज राइट इट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें ऑर्डर आता है, एडवाइस आता है और रिक्वेस्ट आता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं अब वाक्य नेगेटिव आता है। अगर आप जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ओपन द बुक, सॉरी ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, इसमें लिखा हुआ है कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अगर मैं आपसे एक को बोलूँ कि प्लीज़ इसको नेगेटिव बनाओ, दरवाज़ा मत खोलो, तो आप क्या करोगे? डू नॉट लगाओगे ना, डू नॉट ओपन द डोर, ऐसे तो होगा, दरवाज़ा मत खोलो। तो ये ध्यान रखना कि जो कोई वाक्य हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना पड़े तो प्लीज़ वाक्य से पहले डू नॉट लगा दो, उससे वाक्य को कॉपी कर दो, डू नॉट ओपन द डोर। सेकेंड मेथड होता है कभी कभी नेवर आता है। नेवर माने होता है कभी नहीं। अब बोलते हैं कभी दरवाज़ा मत खोलना, कभी दरवाज़ा मत खोलना, तो आप क्या करोगे? इसको उठाओगे और नेवर लिख दोगे, नेवर ओपन द डोर। समझ में आया? तो नेवर माने कभी नहीं होता है और डू नॉट माने मत होता है, हिंदी में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है?
कि वे वाक्य जिनसे स्वेच्छा, ईश्वरीय प्रार्थना एवं अभिशाप का बोध होता है वो हमारा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब स्वेच्छा माने खुद की इच्छा, अपनी इच्छा। ईश्वरीय प्रार्थना माने हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वो वाला। अभिशाप मत माने, अभिशाप माने जब हम किसी को बददुआ देते हैं, अभिशाप मतलब होता है बददुआ। मोस्टली जैसे आपने देखा है कि जो लोग बड़े बूढ़े होते हैं, अगर आपने उनसे कुछ कह भी दिया तो भाई आप समझ सकते हो कि वो आपको क्या देने वाले हैं, आशीर्वाद देंगे, अभिशाप देंगे। सेम वही मतलब है। दूसरी बात, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा मे से प्रारंभ होते हैं, मे से प्रारंभ होते हैं, लेकिन यहाँ पे मे का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है। जैसे मैंने बोला आप लंबी उम्र जियो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो, इसमें लिखा हुआ है मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, आपके साथ भगवान का आशीर्वाद हो। थर्ड है हमारा मे यू कर्स, आपका अविनाश हो, अभिशाप मतलब आपका विनाश हो। ये क्या हुआ, कहीं बद्दुआ आ रही है हमारी, कहीं ईश्वरीय प्रार्थना आ रही है, तो कहीं स्वेच्छा आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो में से प्रारंभ होता है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज रहता है कि सर मैं तो आ गया। अब बच्चे कन्फ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्यों है, कभी कभी जैसे मैं बोला मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, अब उसमें भी मे आ रहा है, इसमें भी मे आ रहा है, तो बच्चों को मोस्टली कन्फ्यूज रहता है। यहाँ तो बेसिक है, यहाँ तो कुछ चलेगा, लेकिन जब बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इट मीन्स नरेशन करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब उनको डाउट रहता है या वो वहाँ पे क्या करें, क्योंकि उन लोगों को जल्दीबाजी में वाक्य की पहचान नहीं होती है। इसलिए जब कोई वाक्य आप देखो कि वाक्य कौन सा है और कौन सा वाला वाक्य ऑप्टेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, और नेक्स्ट पहचान क्या है, वाक्य के लास्ट में जाओ कि क्वेश्चन मार्क लगा के फुल स्टॉप लगा है। अगर क्वेश्चन मार्क लगाए तो आप समझ जाओ कि हमारा वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव। अगर फुल स्टॉप लगाए तो आप समझ जाओ कौन सा हमारा ऑप्टेटिव। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मे से प्रारंभ नहीं होते हैं। अब मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, हम लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, गुड इवनिंग सर, टाटा, बाय बाय, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऑप्टेटिव में दो पार्ट आते हैं, एक तो होता है गुड मॉर्निंग वाला जो नॉर्मली आप समझ सकते हैं, एक होता है मी से प्रारंभ होता है, ठीक है, और दोनों के लास्ट में फुल स्टॉप आता है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई पूछता है कि आपसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार का दुख, सुख, अनायास प्रशंसा, अनायास अचानक, अनायास प्रशंसा एवं आश्चर्य की गहरी अनुभूति होती है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये वाक्य हमेशा अलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओहो एटसेट्रा आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। अब इनमें जैसे लिखा है, पहला वर्ड लिखा है हमारा अलास, अल्लाह से बोलते हैं, ये क्या होता है, ये किसका प्रतीक होता है, ये दुख का प्रतीक होता है। ओके, हुर्रा, हुर्रा किसका प्रतीक होता है, सुख का, खुशी का। अब ब्रेवो, शाबाश, समझ गए, हाँ शाबाश का प्रतीक होता है। ओहो मतलब आश्चर्यचकित, अचानक से क्या हो गया। ये सारे वर्ड किस में आते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो हमारा अल्लाह से वर्ड होता है, जो अल्लाह होता है दुख का प्रतीक होता है। अब दुख का प्रतीक जैसे कुछ सेंटेंस आता है, अल्लाह वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए, जब हमें ज़्यादा गहरी अनुभूति हो रही है, हमको जीता हुआ मैच हार जाए तो ये दुख तो होगा। जब कोई गहरी अनुभूति होती है उसमें दुख का सेंस आता है, जब दुख का सेंस आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, अल्लाह लगाते हैं। लेकिन एक मेन पहचान है, जब अल्लाह हुर्रा भैव ये वर्ड आते हैं तो उनकी बात हमेशा क्या होता है, उल्टी आई, उल्टी आई। इसने लगाया नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे इसमें नए से दिया गया होगा, ये दिया हुआ है अल्लाह, उल्टी अलग है सभी में। तो अल्लाह हुआ, हुर्रा हुआ, ब्रेवो हुआ, इस सब में क्या आता है कि जो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं जिनके बाद उल्टी आई आता है, लास्ट में हमारा क्या आता है, फुल स्टॉप। इट मीन्स कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके,
ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। फिर भी डाउट है तो और आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह हुर्रा ब्रेव आज से प्रारंभ नहीं होते हैं। जैसे वॉट ए इसमें थोड़ा गलत हो गया है, इसमें होना चाहिए था हमारा वॉट ए, उसने स्लैश लगा दिया है, तो वॉट ए होना चाहिए था, वॉट ए या हाउ। जब कोई वाक्य वॉट ए या हाउ से प्रारंभ होगा तो कौन सा सेंटेंस होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब वॉट ए या हाउ आता है तो उसके बाद एडजेक्टिव आता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब और ना ही मैन वर्ब, ना ही सब्जेक्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अगर वॉट है हाउ आता है तो उसके बाद क्या आता है हमारा एडवर्ब। जैसे मैंने बोला व्हाट अ प्लीजेंट, मैंने बोला व्हाट अ प्लीजेंट, यार व्हाट अ प्लीजेंट डे, प्लीजेंट वेदर कर दो आप, प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट वेदर इट इज प्लस उल्टी आई। अब क्या है कि वॉट ए के बाद क्या आ रहा है प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट, वॉट अ प्लीजेंट वेदर इट इज, कितना सुहाना मौसम है, कितना सुहाना मौसम है। आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड यू आर। जब ऐसा कोई वाक्य आता है उसमें पहली बात क्या है कि वॉट ए या हाउ के बाद क्या आएगा एडजेक्टिव। सेकंड, वाक्य के लास्ट में क्या आएगा उल्टी आई, ना कि फुल स्टॉप। जब अल्लाह सोरा ब्रे वो आता है तो उल्टी ए आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। लेकिन जब वॉट ए या हाउस वाक्य प्रारंभ होता है तो लास्ट में हमारा क्या आता है उल्टी आई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ना कि कुछ हमारा चिन्ह ना ही फुल स्टॉप आता है। ओके, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको लगता है कि जो सेंटेंस मैंने आपको 5 सेंटेंस बताए थे, पाँचों में लगता है कि आपको कौन सा भी कुछ भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमें ये डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या डाउट है, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। एक बार दुआ देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, वो आपने सब कुछ पढ़ा होगा। तो पार्ट बताए थे 5 जो टाइप्स होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एस्टिमेटिव, सारा कुछ इसके बारे में बता दिया है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि क्या पॉइंट जो है आपके समझ में नहीं आया है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। इससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि ग्रामर क्या होती है। ग्रामर जब स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है लेटर्स आता है, उसके बाद वर्ड आता है, उसके बाद सेंटेंस आता है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ तक कवर की हैं। तो वीडियो मैंने अब तक 4-5 अपलोड किए हैं, तो 4-5 वीडियो को देखिए और फिर उन वीडियो को समझिए। ये जो जितने भी वीडियो हैं बहुत डीपली हैं, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, बहुत डीपली है, जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, जो बेसिक पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं सर इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश के बारे में स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, तो उन बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक होते ही फिर मैं आप लोगों के लिए एक हाई लेवल का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें आप लोगों के लिए आगे बहुत सारा आएगा कि बताया जाएगा कि एक्टिव क्या होता है, पैसे क्या होता है, नरे से कैसे बताते हैं, प्रीपोजिशन कैसे करते हैं, पंक्चुएशन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सब इस पर अपलोड होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।